हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इनकम टैक्स की आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर हम पहले भी 2 पार्ट बना चुके हैं। पहले पार्ट में तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो टोटल इनकम है कंपनीज की, टैक्सेबल इनकम है, वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि किसके साइड में कंपनीज की इनकम टैक्सेबल होती है, कौन कौन सी डिडक्शन उसको मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपनीज वाले चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैट क्या होता है। जो मैट है वो आपकी सेक्शन 115 जेबी कवर करती है। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 150 जेबी जो है वो मैट के प्रोविजंस को कवर करती है। तो एक तरीके का ये स्पेशल प्रोविजन है कंपनीज के ऊपर टैक्स इंपोज करने के लिए, जो कि आपके इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 115 जेबी के अंडर में आता है। तो अब ये मैट होता क्या है? जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है इज पेएबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो ये क्यों इंपोज किया गया, कॉन्सेप्ट क्या था इस मैट के पीछे? तो कुछ एक कंपनीज हैं, दोज कंपनीज दैट मेक ए ह्यूज प्रॉफिट, मतलब उनका प्रॉफिट्स तो काफी ज्यादा होता था, एंड पे डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पेमेंट करती थी, लेकिन वो टैक्स की पेमेंट कम करती थी या नहीं करती थी, टैक्स पेमेंट करेंगी या नहीं करती थी। तो ऐसी कंडीशंस में उनके ऊपर टैक्स लगाने के लिए जो मैट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैट हर एक टाइप की कंपनीज के ऊपर जो है वो इंपोज किया जाता है, जो कि सेक्शन 115 जेबी के अंडर में कैलकुलेट हम इसको करते हैं। तो अब होता क्या है कि मैट में हम किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं, टैक्स लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट टैक्स लायबिलिटी इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। जो भी इनकम टैक्स के आपके नॉर्मल प्रोविजन है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जो कंपनीज के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम नॉर्मल रेट से जो भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है उसके ऊपर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद जो मैट है वो मैट कैलकुलेट किया जाता है। तो मैट कितना होता है? 18.5% जो होता है वो आपका मैट होता है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है वो 18.5% होता है। उसमें हम सरचार्ज इंक्लूड करते हैं और जो भी आपका सेस है 4% जो सेस है वो इसमें इंक्लूड होता है ऑन बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम आगे डिस्कस करेंगे कि बुक प्रॉफिट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ टैक्स कैलकुलेटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन, जो हमने नॉर्मली फर्स्ट में कैलकुलेट किया है, लेसर देन टैक्स कैलकुलेटेड अंडर मैट प्रोविजन, यानी कि जो हमने मैट के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट किया है, मतलब 18.5% के अकॉर्डिंगली हमने टैक्स कैलकुलेट जो किया है, और एक जो नॉर्मल रेट से हमने टैक्स कैलकुलेट किया है, तो उन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। अगर यदि नॉर्मल रेट से जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो उससे कम है, लेस देन मैट है, देन द कंपनी हैज टू पे टैक्स अंडर मैट। तो जो भी कंपनी है उस कंपनी को मैट के अकॉर्डिंगली टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको आप और तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट क्या स्टेप है? फर्स्ट इज टैक्स लायबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे अप्लाइंग नॉर्मल प्रोविजंस। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे 18.5% प्लस सरचार्ज एंड सेस ऑन बुक प्रॉफिट, ये कहलाएगा आपका मैट। ओके, फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि जो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स कैलकुलेट किया है वो कितना है और मैट से कैलकुलेट किया है वो कितना है। तो अगर यदि ये कम है तो जो मैट के अकॉर्डिंगली जो है टैक्स की पेमेंट करनी होगी उस कंपनी को। तो ये सिस्टम है मैट के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करने का। अभी टैक्स रेट्स हैं, टैक्स रेट्स देख लीजिए। इसमें 18.5% तो जो रहेगा वो आपका मैट का टैक्स है,
सरचार्ज वही रहेगा जो हमने पहले किया था डिस्कस, 7% अगर यदि इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है कंपनी की, 12% अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम है। वही 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस जो रहेगा वो 4% रहेगा। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए है। अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के लिए मैट तो वही 18.5% है, सरचार्ज में चेंज आ जाएगा। 2% है 1 करोड़ से 10 करोड़ की इनकम में, और 5% है 10 करोड़ से अबव इनकम के अंदर। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस वही आपका 4% रहेगा, टैक्स प्लस सरचार्ज। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि आपने बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बुक प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है मैट के अंदर। तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक सबसे पहले आपको बेसिक चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी, यानी कि पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। जब आप एनुअल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम आपको कुछ चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो कौन सी है? सबसे पहले आता है कि कोई भी अगर यदि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी है तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, या फिर कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में लगी हुई सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो जो भी उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जिसके अकॉर्डिंगली उनको अकाउंटिंग रखना पड़ता है, जैसे बैंकिंग कंपनी को बैंकिंग के अकॉर्डिंगली, इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस के अकॉर्डिंगली, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंगली, जो भी उसके प्रोविजंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद जो इसके अलावा जितनी भी सारी कंपनियां बच जाती हैं वो क्या करेंगी, जो शेड्यूल 3 है कंपनी एक्ट 2030 के प्रोविजंस जो है शेड्यूल 3 में डिस्कस है, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद जब अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसमें जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसको ध्यान में रखा जाएगा, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको ध्यान में रखा जाएगा, जो भी मेथड और रेट्स जो एप्लीकेबल है, जैसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस के लिए और कोई वैल्यूएशन कैलकुलेशंस के लिए, वो एक जैसे ही जो भी आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके एप्लीकेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको डेप्रिसिएशंस वगैरह जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक जैसा ही मेथड जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो है बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं, ज्यादा टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप देखिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि नेट प्रॉफिट आपने लेना है, जो भी आपका P&L अकाउंट है उसके अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट आपने लेना है। नेट प्रॉफिट लेने के बाद उसमें एडजस्टमेंट करनी है। अब वो एडजस्टमेंट क्या होगी ये हम डिस्कस करते हैं। कुछ एक आइटम हमने जो है नेट प्रॉफिट में जोड़नी है, कुछ एक अमाउंट हमने उसमें से लेस करनी है। तो पहले हम जो है ऐड करने वाली जो है अमाउंट लेते हैं। तो वो कौन कौन सी अमाउंट है जिसको हमने नेट प्रॉफिट में ऐड करना है। नॉर्मली आप समझ भी जाओगे कि जो भी आपकी ऐसी कोई भी इनकम या आपके कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के रेगुलरिटी के कारण जो नहीं होते हैं वो हमने इसमें ऐड करने हैं, और जो ऐसी इनकम है जो नॉन बिजनेस इनकम है वो हमने इसमें से लेस करनी है। ये चीजें आप काफी बारी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी आप रीड आउट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। अब देखिए जैसे इनकम टैक्स है, पेमेंट किया गया है, पेबल है, या कोई भी आपने प्रोविजन बना रखा है इनकम टैक्स के लिए, वो आपने ऐड कर देना है। कोई भी अमाउंट रिजर्व में जाती है, कोई उसका कुछ भी नाम हो, चाहे वो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें और किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर करें, वो आपने ऐड कर देंगे। मतलब ये नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस है, आप ये देखिए, ठीक है ना। इनसे आपका प्रॉफिट तो कम हो रहा है लेकिन ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी की नहीं है ये, तो इसलिए हम इनको ऐड करते हैं। मतलब हमने एग्जैक्टली क्या देखना होता है कि बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसके कारण से प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब ये देखिए कोई भी प्रोविजन है, देखिए प्रोविजन फॉर मीटिंग लायबिलिटी अदर देन असर्टेन लायबिलिटीज, ओके, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, ठीक है ना, ये भी बिजनेस एक्सपेंसेस में नहीं आता। कोई भी आपने डिविडेंड पेमेंट किया है या प्रपोज डिविडेंड है, वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। अमाउंट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एनी इनकम अंडर सेक्शन 10, 11, 12 ये आती है, जैसे कि आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है या कोई भी ऐसी इनकम है जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होती। जैसे मान लो कोई भी आपने हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई इनकम है, वहां पर खर्चा कर रखा है लेकिन आपने उसको यहाँ पर घटा रखा है, तो आपने ऐड कर देना है। तो एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड आपका एक्सपेंसेस है, ठीक है, कोई फर्म से रिलेटेड है, तो ये वाली सारे जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर आते हैं सेक्शन 10, 11, 12 में।
इसके बाद अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। इसके बाद आता है आपका कोई भी डेफर्ड टैक्स एंड प्रोविजंस है, उसके ऊपर कोई प्रोविजन है। रिवैल्यूएशन अमाउंट स्टैंडिंग रिवैल्यूएशन इज रिलेटिंग टू द रिवैल्यूड एसेट ऑन रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ सच एसेट। कोई भी आपने एसेट डिस्पोजल की है उसके रिगार्डिंग आपने उसका रिवैल्यूएशन किया है तो उसमें कुछ अमाउंट होती है, वो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दी है। इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर डिम्यूटेशन ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हुआ है कोई भी। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिम्यूटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर यदि ये वाली अमाउंट है तो ये आपने बुक प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट में जो है वो ऐड कर देंगे। जिस तरीके से ऐड की है इसी तरीके से हम कुछ अमाउंट जो है बुक प्रॉफिट में लेस भी करते हैं। अब ये लेस करने वाली अमाउंट कौन कौन सी है? द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन, प्रोविजन और रिजर्व में से कोई भी अमाउंट जो है विड्रॉ की गई है तो वो आप इसमें लेस कर देंगे। इसके अलावा एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10, 11, 12, ठीक है ना, ये कोई भी इनकम है एग्जेम्प्टेड इनकम है वो आपने इसमें से लेस कर देनी है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन P&L अकाउंट एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। वहां पर हमने क्या देखा था कि पहले तो हमने ऐड कर देना है और जो अलावेबल जो आपका डेप्रिसिएशन है वो हमने इसमें लेस कर देना है, या फिर कोई ऐसा डेप्रिसिएशन है जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो मैंडेटरी होता है तो वो आपने इसमें लेस कर देना है। इसके बाद द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड credited to the P&L account। नेक्स्ट आता है आपका द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड BOI, जहां पर आप जो है टैक्स पेमेंट कर रहे हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। नेक्स्ट जो चीज आती है द अमाउंट ऑफ लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन में जो है काफी बारी आपको करना पड़ेगा तो इसलिए मैंने इसको स्पेशली हाईलाइट भी कर रखा है। लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, बिजनेस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड है या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, इसमें दोनों में से जो भी अमाउंट लेस होगी वो हम इसमें डिडक्ट कर देंगे। इसके बाद आता है द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स इफ एनी सच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट, ये भी आपने लेस कर देनी है। इसके बाद मेट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आता है कि टैक्स क्रेडिट का जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये सेक्शन 115 JAA आपकी कवर करती है। इसमें क्या है कि वेयर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड, वेयर एनी अमाउंट इज पेड अंडर सेक्शन 115 B by an SSC being a company for the assessment year 1st day of April 2006 and any subsequent assessment year, then tax credit in respect of tax paid shall be allowed according to the provision of this section। मतलब अगर यदि कोई भी व्यक्ति है उसने 1 अप्रैल 2006 से या इसके बाद आने वाले किसी भी सालों में कोई टैक्स की पेमेंट की है तो उसमें एक प्रोविजन के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स जो है वो टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउड होता है। तो किस तरीके से आपने टैक्स क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट करना है, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि जो भी आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो सेक्शन 115 JB के अकॉर्डिंगली मतलब मेट के अकॉर्डिंगली वो आपने लेना है, और जितना आपका नॉर्मल रेट से जो टैक्स बनता है वो आपने लेना है। जो उन दोनों का डिफरेंस रहता है वो आपका टैक्स क्रेडिट कहलाता है। मान लीजिए जो आपका नॉर्मल टैक्स है टोटल इनकम के ऊपर वो 50,000 रुपये का है, और जो आप मेट के अकॉर्डिंगली जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो 90,000 रुपये आता है। तो जो टैक्स क्रेडिट रहेगा उस कंपनी के लिए 90,000 रुपीज में से हम 50,000 रुपये हम लेस करेंगे, जो 40,000 रुपीज जो रहेगा वो उस कंपनी के लिए जो है वो टैक्स क्रेडिट माना जाएगा। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं टैक्स क्रेडिट के लिए, वो आप देखिए कि जो टैक्स क्रेडिट है वो आपका 15 असेसमेंट ईयर्स तक मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, टैक्स क्रेडिट कब अलाउड होगा, कौन से ईयर में अलाउड होगा,
मीन्स कि जब होगा टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इज मोर देन टैक्स पेबल एज पर मैट, ये नहीं कि मतलब अगर यदि मैट के अकॉर्डिंगली भी अगर यदि आपका कम टैक्स है तो भी आप टैक्स क्रेडिट दे देंगे। जब आपका टोटल इनकम के ऊपर टैक्स जो आप कैलकुलेट करते हैं वो आपके मैट से ज्यादा होता है तब आपने टैक्स क्रेडिट देना है। टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल अंडर मैट, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा, ये नहीं उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे एक इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन टैक्स क्रेडिट अंडर मैट, राइट। द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर मैट shall also be increased, reduced due to reassessment, rectification, mistake, settlement, appeal और revision। इसके अकॉर्डिंगली जो मैट है उसके अंदर जो है इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है मैट की टैक्स में। टैक्स क्रेडिट shall not be available to the successor limited liability partnership, ठीक है, LLP के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ड्यू टू कन्वर्ट फ्रॉम प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी, मतलब एक कंपनी थी उसको आपने LLP में कन्वर्ट कर दिया तो ऐसी कंडीशन में आपको मैट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखिए जैसे कि सपोज कि आपका मैट के अंडर में टैक्स क्रेडिट जो हमने कैलकुलेट किया था वो 40,000 है। अब इस साल के लिए जो कंपनी के टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स बना वो 90,000 का बना और मैट के अकॉर्डिंगली जो टैक्स बना है वो 75,000 बना है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस जो रहा वो रहा 15,000 रुपीज। तो जो मैट के अकॉर्डिंगली जो उसको क्रेडिट मिलेगा वो 15,000 रुपये का मिलेगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। जो रिमेनिंग 25,000 रुपीज है ये आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगले किसी सालों में। अगर यदि आपकी इस तरह की पोजीशन बनती है तो आपको ये मैट में क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब एक हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये आपकी बुक में भी है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख रुपीज है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीज का, टोटल रेवेन्यू 8 लाख रुपीज की। इसके बाद जो है एक्सपेंसेस हैं, इसमें आपके प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी लायबिलिटी है 40,000 की, प्रोविजन फॉर डिमोनिटाइजेशन ऑफ एसेट है 50,000, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस है 450। तो ये तो बिजनेस के एक्सपेंसेस हो गए, तो ये तो अलाउड हो गए। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों हमने ऐड करने हैं, ठीक है, ये दोनों प्रॉफिट में ऐड होंगे, यहीं पे लिख देता हूं। अब ये जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये नॉन बिजनेस इनकम है, इसको हमने लेस करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आपका टोटल इनकम प्रॉफिट आ गया 260 का, इनकम टैक्स पेड है 20,000, ये भी हमने इसमें ऐड करना है। ये हम पहले मैट में ऐड लेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपने यहां पर ऐड करना है। अब इसके बाद डेफर्ड टैक्स है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रखा है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, ये आपने ऐड करने हैं 40,000 रुपीज के, और प्रपोज डिविडेंड है ये आपने ऐड करना है 40,000 रुपीज के। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है 1 लाख रुपीज का, एंड डेप्रिसिएशन है आपका 80,000 रुपीज का, ठीक है। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से जो कम होगा वो लेस होगा, मतलब 80,000 रुपये लेस होगा। ये आपका कैपिटल गेन है 60,000, कैपिटल गेन हेड में लॉस है 60,000 का, ये आपकी कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ कर दिया जाएगा। और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 3 लाख रुपीज का, जो कि कैरी फॉरवर्ड होकर आएगा, इसकी हम बिजनेस में से लेस कर देंगे एडजस्टमेंट करके। अब इसका सोल्यूशन देखिए, प्रॉफिट आप देखेंगे पीछे 2,50,000 रुपीज का है, ये हमने देख लिया था कि ये आपने ऐड करना है 20,000 रुपीज, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर 40,000, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी लायबिलिटी है ये आपने ऐड कर दिया, प्रोविजन फॉर डिमोनिटाइजेशन ऑफ एसेट है, वैल्यू ऑफ एसेट 50,000 ये ऐड कर दिया, प्रपोज डिविडेंड है ये ऐड कर दिया। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी अमाउंट नहीं आई जो आपको नहीं समझ में आई होगी। 2 लाख रुपये आपने इसमें ऐड किया, टोटल आ गया 450, लेस आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉन बिजनेस इनकम है, एंड डेफर्ड टैक्स भी है, ये आपकी नॉन बिजनेस इनकम है, ये आपने लेस किया, तो 2,50,000 रुपीज आपका बिजनेस इनकम आ जाएगा, ठीक है ना। अब बिजनेस इनकम आ गया।
अब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपका 3 लाख रुपीज था, ये आपने सेट ऑफ कर दिया, बाकी 50,000 आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और जो बिजनेस इनकम आ जाएगी आपकी नील आ जाएगी। ठीक है, कैपिटल गेन रहा आपका 1 लाख का, 50,000 रुपीज तो कैपिटल लॉस हो गया और 3 लाख का डेप्रिसिएशन था, 250 तो यहाँ से आपने सेट ऑफ कर लिया, बाकी बचा हुआ 50,000 रुपए आपने यहाँ से सेट ऑफ कर लिए, तो ये आपका 1 लाख का 1 लाख सेट ऑफ हो गया, तो ये टोटल इनकम आपकी नील होगी। ठीक है, तो टोटल इनकम अगर यदि नील रहेगी तो नॉर्मल रेट से टैक्स जो है आपका जीरो रहेगा, कोई अमाउंट जो है टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप मेट के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब मेट के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपने सबसे पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहां तक तो आपका ये चीज आ ही जाएगा, इनकम टैक्स पेमेंट आ जाएगी सारी ये। ठीक है, 450 आ गया आपका ये। अब हमने इसमें से कैपिटल गेन वाला नहीं घटाया, डेफर्ड टैक्स आपने घटा दिया, बिजनेस प्रॉफिट बिजनेस लॉस जो है और जो डेप्रिसिएशन है वो अभी हमने देखा था, जो भी उन दोनों में से कम होता है उसको हमने इसमें से लेस कर दिया, तो 180 लेस हो गया, 2,70,000 रुपीज आपकी जो है वो आ गई आपकी बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट के ऊपर आपने मेट की कैलकुलेशन करनी है। अब 1,80,000 रुपीज था ना, 1,80,000 रुपीज नहीं, सॉरी 270,000 के ऊपर आपने 18.85 से आपने टैक्स कैलकुलेट किया, ये आ गया आपका 49,950। सरचार्ज नहीं होगा क्योंकि 1 करोड़ रुपए से कम इनकम है। 4% आपने एजुकेशन एंड हेल्थ सेस आप इसमें जोड़ दिया, तो 51,948 रुपीज आपका टैक्स पेबल है एज पर मेट। तो अगर नॉर्मल रेट से टैक्स जो है वो आपका नील है और मेट के अकॉर्डिंगली जो टैक्स है वो आपका 51,948 रुपीज, तो इन दोनों में जो हायर होगा वो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेट के बारे में जो है कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।